हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की क्लास में आपका सादर अभिनंदन है। माय सेल्फ प्रदीप कुमार और आज मैं आपको फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करवाऊंगा। हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ लिया है कूलाम का नियम क्या है और उसका हमने स्केलर फॉर्म पढ़ा था, यानी कि सदिश रूप पढ़ा था। आज हम इसका सदिश निरूपण करेंगे, यानी कि सदिश रूप पढ़ेंगे, वेक्टर रूप। तो इसके लिए बच्चों आपको बता दूं कि आपको +1 की कक्षा में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पोजीशन वेक्टर। उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। वो देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मान लिया हमारे पास है ये एक XY निर्देश तंत्र है और इसमें कोई एक पार्टिकल है, कोई कण है, मान लिया वो यहाँ पर है। तो इस कण का या इस कण की मूल बिंदु से जो स्थिति है, या ऐसे कह सकते हैं इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस कण की जो स्थिति है और इस स्थिति को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, यानी हमने मान लिया आर वेक्टर है, जो क्या है इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस कण की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वेक्टर हमने लिया है आर वेक्टर, यही क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। यानी कि पोजीशन वेक्टर है क्या, इस कण का आर वेक्टर है। तो आपको बच्चों इतना ही ध्यान रखना कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। किसी कण का किसी भी निर्देश तंत्र में उसके मूल बिंदु के सापेक्ष जो उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही क्या उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो आज हमें इसी को ही लेकर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। तो बच्चों इसके लिए मानते हैं हम ये हमने एक XY निर्देश तंत्र ले लिया है और इसमें दो आवेश मान लिए हमने। एक तो यहाँ पर मान लिया Q1, दोनों धनावेश है, और यहाँ पर मान लिया हमने एक +Q2। इसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1 वेक्टर मान लिया हमने, और इस आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लिया हमने इसका R2 वेक्टर है। दोनों धनावेश एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो मान लिया इस आवेश द्वारा इस आवेश पर लगाया गया फोर्स वो है F21 और इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स है वो हमारा F12। और बीच का जो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी, इसे हम कहते हैं विस्थापन सदिश। ये हमने मान लिया डेल्टा R, और डेल्टा R का मान है ना बच्चों, ये डिपेंड करेगा इन दोनों सदिशों पर। ये हम निकालेंगे डेल्टा R का मान कितना आएगा, फिर इसमें हम समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें और लिखी है, एक तो हमारी F21 और एक है F12। इसका मतलब है, देखिए अलग से हम देखते हैं F21। इसका मतलब ये है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, यानी कि Q1 द्वारा Q2 पर जो लगाया गया फोर्स है उससे हमने रिप्रेजेंट किया किससे, F21 से। और Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है F12। F12 का मतलब है कि वह 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स। तो बच्चों ये ध्यान रखना आपको, F12 और F21 हमने कैसे लिखा है। तो देखो मूल बिंदु को हमने मान लिया O, Q1 वाले आवेश की जगह जो पॉइंट हमने ले रखा है उसे मान लिया A, और Q2 वाले पॉइंट को हमने मान लिया है B। तो देखो बच्चों एक त्रिभुज सा बन रहा है और हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा है +1 क्लास में, त्रिभुज सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम जैसे ही हम लगाएंगे तो हमें विस्थापन सदिश का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं हमें। त्रिभुज AOB में सदिशों के
योग के त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम का मतलब देखो बच्चों, त्रिभुज नियम निकालते कैसे ऐसे कि जहाँ पर हेड हेड मिल रहे हैं वो हमें इक्वल में लेनी होती है। यानी कि ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जाकर खत्म हो गया, यानी कि R1 वेक्टर, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जाकर ये खत्म हो गया, डेल्टा R प्लस में डेल्टा R, और दोनों इस सदिश का हेड इस सदिश का हेड एक दूसरे को मिल रहा है आपस में, ये हो गई हमारी परिणामी भुजा, परिणामी R2। सदिश नियम में हमने प्लस 1 में यह पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो विपरीत दिशा में उनको मिलाने वाली तीसरी भुजा क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में उन दोनों के परिमाण के योग के बराबर होगी। यानी कि दो क्रमागत भुजा, यानी कि एक के बाद दूसरा निकल रहा है वहाँ से सदिश। यहाँ से देखो, यहाँ से एक सदिश स्टार्ट हुआ है R1, यहाँ से दूसरा सदिश निकल रहा है यहाँ तक R1 प्लस डेल्टा। ये तीसरी जो कि भुजा है ये परिणामी भुजा है। देखिए इसका जहाँ पर हेड हेड या टेल टेल मिलता है ना दोनों का, वो होती है परिणामी। इस भुजा का यहाँ पर टेल दोनों एक ही जगह से, इस भुजा का यहाँ पर हेड, इस भुजा का यहाँ पर हेड, दोनों तीर के निशान एक जगह ही मिल रहे हैं, तो ये भुजा होगी इसकी परिणामी। और ये त्रिभुज नियम होता है, अगर किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो विपरीत किला में मिलने वाली तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं के परिमाण के योग के बराबर होगी। यह त्रिभुज नियम है बच्चों हमारा। यहाँ से हम डेल्टा R का मान निकालें तो ये हमारे पास प्राप्त होगा R2 वेक्टर माइनस है R1 वेक्टर। और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, R21 वेक्टर, यानी कि डेल्टा R को ये भी लिख सकते हैं और R21 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो R21 को लिखा हमने R2 माइनस R1, तो R12 क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर को लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस है R2 वेक्टर। पहले तो हमने क्या किया है, सिर्फ त्रिभुज नियम लगाया है, और त्रिभुज नियम आपने प्लस 1 में अच्छी प्रकार से पढ़ा है भी कैसे हम निकालते हैं त्रिभुज नियम को। त्रिभुज नियम लगाते हमने विस्थापन सदिश का मान हमारे पास प्राप्त हो गया, जो कितना है R2 माइनस है R1। अब हम बल निकालते हैं, Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल, फिर Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल। तो देखिए बच्चों, Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल F21, इसका मतलब यह है कि 1 के कारण 2 पर बल लग रहा है। तो ये हो गया हमारे पास है K, कूलाम का नियम लगाना है हमें, K Q1 Q2 बटा परिमाण लेंगे R21, R दूरी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है R21 और R12 दोनों दूरी बराबर ही है बच्चों। जब अब Q1 द्वारा Q2 पर फोर्स लगाएंगे तब तो हम R21 लेंगे, यानी कि 2 पर 1 के कारण। लेकिन जब हम 2 के कारण 1 पर फोर्स निकालेंगे, जब यहाँ पर 1 2 आ जाएगी दूरी, यानी कि R12, और साथ में ये तो आगे इसका परिमाण। अब हमें दिशा दर्शानी है। दिशा के लिए क्या करते हैं, प्लस 1 में अच्छी प्रकार से पढ़ा है भी, किसी भी अगर सदिश के में दिशा निकालते हैं तो कैप लगा देते हैं, R कैप। तो यहाँ पर स्थिति सदिश क्या है हमारा R21 है, इस डायरेक्शन में स्थिति सदिश क्या है हमारा, इसका मान मैं लिख देता हूँ आपको R21 कैप। इस डायरेक्शन में स्थिति सदिश हमारा R21, अगर इसकी दिशा लगानी है हमें तो R21 कैप। ये हो गया हमारा एकांक सदिश, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो F21 का मान हमारे पास है वो प्राप्त हो गया है K Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर डॉट R21 कैप।
यह आ गया हमारे Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल। इसे हम आगे सोल्व करें तो आप जानते हैं कि R21 कैप क्या होता है, इसका मान होता है R21 सदिश बटा में R21 सदिश का परिमाण। बच्चों आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा पहले एक्स कैप निकालते हैं तो एक्स वेक्टर बटा में एक्स वेक्टर का परिमाण, यानी कि जिस सदिश का हम कैप निकाल रहे हैं, एकांक सदिश निकाल रहे हैं, उस सदिश का स्थिति सदिश बटा में उस इस सदिश का परिमाण लिखते हैं। इन दोनों का अनुपात है वो इसके एकांक सदिश के बराबर होता है, यानी कि इसकी जगह में R21 वेक्टर बटा R21 वेक्टर का परिमाण लिख दें तो ये R21 कैप के बराबर ही होगा। तो हम इसे आगे सोल्व करेंगे। देखो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R21 वेक्टर स्क्वायर। अब हमें R21 कैप की जगह R21 वेक्टर बटा में R21 वेक्टर का परिमाण लिखना है, यानी कि R21 वेक्टर बटा में R21 वेक्टर का परिमाण। तो हम आगे सोल्व करें इसे, क्या होगा K Q1 Q2 बटा में R21 वेक्टर का, दो तो यहाँ पर एक यहाँ पर है तो 3 हो जाएगी डॉट में, और साथ में क्या लिख देंगे R21 वेक्टर। ये हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त होगी बच्चों, यानी कि हमने Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स है वो निकाल लिया है। ध्यान से देखें, आराम से, सिंपल सा है। अब हम क्या करते हैं, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फिर से देख लेना आगे। अब Q2 के कारण Q1 पर बल निकालते हैं। तो देखो F12, इसका मतलब है कि 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R12 का वर्ग। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12, यानी कि अब इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो R12 और R21 इक्वल, ये दोनों डॉट R12 की कैप। बल सदिश राशि हमें दिशा भी दर्शानी पड़ेगी, दिशा के लिए हम कैप लगा रहे हैं साथ में इक्वल। अब देखिए सोल्व करते हैं इसे आगे हम, K Q1 Q2 बटा, इसको बार बार लिखने की तो वजह से हमने सोल्व कर दिया है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको R12 क्यूब, डायरेक्ट वहाँ से लिख रहा हूँ, साथ में R वेक्टर 12। ये आ गया हमारे पास है F12, यानी कि पहले तो हमने Q1 के कारण Q2 पर फोर्स निकाला, अब Q2 के कारण Q1 पर हमने ये फोर्स निकाल लिया है। अब बच्चों हम आगे इसे सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R12 क्या लिख सकते हैं, R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R12 को हमने अभी अभी लिखा था, क्योंकि R12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस है R2 वेक्टर। थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ये, तो यानी कि R1 वेक्टर माइनस है R2 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पर भी R1 वेक्टर माइनस है R2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। F12 वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो R1 तो हो जाएगा माइनस का और R2 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर K माइनस हमने कॉमन ले लिया, वो आगे लगा दिया K Q1 Q2
यहाँ पर लिखेंगे R2 प्लस का हो जाएगा तो R2 हमने पहले लिख दिया, R1 माइनस का हो जाएगा तो R1 हमने बाद में लिख दिया है, बटा यहाँ से भी हम ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए बच्चों, मोड के अंदर अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो मोड के बाहर आते वो प्लस हो जाएगा, तो अंदर तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, इसे बाद में, इसे पहले या इसे बाद में, कौन सा भी लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस है R1 वेक्टर का क्यूब, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, वो बाहर आते ही प्लस हो गया है, जैसे ही बाहर आया मोड से प्लस हो गया है, R1 माइनस कॉमन लिया तो R1 माइनस का हो गया, R2 हो गया प्लस का, तो हमने आगे पीछे इसे लिख दिया है। अब देखो बच्चों, F12 यहाँ से क्या लिखेंगे कि Q1 Q2 अपन में R2 में इस R1 को क्या लिख सकते हैं, R2 में लिख सकते हैं इसकी क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा वाले भाव को R2 माइनस R1 को लिख सकते हैं R21, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ये चीज़ देखो बच्चों, ये चीज़ है जो हमारी है इतनी कितनी, ये समीकरण 1 में नहीं मिल रही है क्या, सॉरी ये पूरी पूरी चीज़, ये कंप्लीट चीज़ माइनस को छोड़कर, ये सेम की सेम है F21 के बराबर है, तो हम आगे इसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू, माइनस का माइनस लगा दिया, इस पूरी की जगह हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। ये बच्चों हमारे पास आ गया इसका सदिश निरूपण, यानी कि दोनों बल परिमाण में तो समान लग रही है एक दूसरे आवेश पर, ये आवेश इस पर जो बल लगा रहा है या ये आवेश इस पर जो बल लगा रहा है, दोनों परिमाण में तो समान है, लेकिन माइनस चिन्ह का मतलब ये इसके इनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। एक बल तो इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है और दूसरा आवेश वो किस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, नीचे की ओर, तो दोनों बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया बच्चों। और इससे आपको एक चीज़ और स्पष्ट हो रही है, अगर आपको ध्यान हो तो, कूलाम का जो नियम है ये गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन कर रहा है एक दूसरे के, यानी कि गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। परिमाण में तो दोनों फोर्स समान लगते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये था भी हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, आसान सा नियम था। कल हमने इसका स्केलर रूप पढ़ा था और आज हमने टॉपिक कर लिया इसका सदिश निरूपण। अब हमें आगे बच्चों एक डेफिनेशन पढ़ते हैं आसान सी, वो देखिए ध्यान से। ये टॉपिक आप बार बार देखना, अगर फिर भी नया समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज। देखिए बच्चों, ये एक ऐसा आवेश होता है जो क्या करता है, किसी दूसरे आवेश पर फोर्स नहीं लगाता है, यानी कि इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उसका मान कितना होता है, लगभग शून्य होता है। यानी ये सिर्फ बल का आभास करवाता है, न कि उस पर फोर्स लगाता है, ओनली अनुभव करवाता है दूसरे आवेश को भी बल लगा रहा हूँ मैं, लेकिन इसके बल का मान है वो लगभग शून्य होता है। इस आवेश का खुद का विद्युत क्षेत्र भी कितना होता है, शून्य होता है। इसी कारण इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसा बिंदु आवेश जो
अन्य किसी दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाता है। केवल बल का आभास करवाता है। ऐसा आवेश है, ऐसा बिंदु आवेश जो किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगाता, केवल बल का आभास करवाता है तथा इसके स्वयं का विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा इसके द्वारा लगाए गए बल का मान भी शून्य होता है। और फिजिक्स में यानी भौतिकी में इसे Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा था अभी टेस्ट चार्ज, जो क्या होता है हम इसे प्रैक्टिकली रूप में लेते हैं, लेकिन इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र तो नहीं होता है, न इसके द्वारा लगाया गया फोर्स है वो किसी भी आवेश को ज़्यादा इफेक्ट डालता है, यानी कि इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है और इसके द्वारा लगाया गया बल का मान भी शून्य होता है, और इसको हमें Q0 से लिखते हैं। तो बच्चों हमने आज का एक टॉपिक किया, हमने सदिश रूप और दूसरा हमने परीक्षण आवेश की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल आसान सा है, पहले तो आप भी देखिए, उसको ट्राई करिए, आपका अगर आपको आता है तो कूलाम के नियम पर ही है। हमारा क्वेश्चन है वायु में एक दूसरे से तीस सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है दो आवेशित धातु के गोलों पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, तो इनके मध्य बल कितना होगा और इनकी प्रकृति क्या है, यानी इनके मध्य आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन था एक, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो धनावेशित यानी दो धातु के गोले रखे हुए हैं, आवेशित है जो, और दोनों पर आवेश कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और हमें क्या बताना है इन दोनों के मध्य कितना बल लगता है और इन दोनों की प्रकृति क्या होगी। आसान सा है, हम इसे ट्राई करते हैं करने के, और आप भी साथ साथ में इसे करिए। देखिए Q1 का हमने मान लिया हमारे पास है 2 आवेश है, तो Q1 मान लिया हमने कितना दे रखा है हमें Q1
2 गुणा 10 की पावर माइनस है 7 कूलम, और Q2 दे रखा है हमें 3 गुणा 10 की पावर है माइनस 7 कूलम। K का मान हमें पता ही होता है, सूत्र के अगर कूलम के नियम से हम सूत्र देखें तो बल का मान दो आवेशों के मध्य कैसे निकालते हैं। बल के सूत्र का हमें फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो इससे पहले हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, दूरी कितने दे रखे हमें, R का मान 30 सेंटीमीटर। ऐसा ही पद्धति में मीटर का इस्तेमाल करते हैं, दूरी का मात्रक होता है मीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 30 बटा 100 मीटर इक्वल टू यानी कि 0.30 मीटर। तो हम बल का मान निकाले तो बराबर होता है हमारा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सूत्र यही होता है। F इक्वल टू K का मान हमें पता होता है, K का मान कितना होता है, क्योंकि K इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो F का मान निकाले हमें 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7, और Q2 का मान है हमारे पास है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बटा दूरी का वर्ग यानी 0.30 गुणा 0.30, यानी दोनों को गुणा करें तो वर्ग आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों देखो सोल्व करते हैं हम इसे आगे। F इक्वल टू F इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 इक्वल टू 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बटा में 0.30 और 0.30। करते हैं 16 से 30 बटा 100 30 बटा 100 यानी कि पॉइंट हटाया भाग दे दिया, पॉइंट हटाया 2 आगे है तो 100 का भाग दे दिया, इसके आगे भी 2 है तो 100 का भाग दे दिया, दशमलव जैसे हटाते हैं। F इक्वल टू 0 से 0 इस 0 से 0 10 गुणा 10 यानी कि ऊपर चला गया 9 इंटू 10 की पावर है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 और 10 से 10 की पावर माइनस 7 और 7 14 और 10 10 ये यानी कि 10 की पावर 2 बटा 3 गुणा 3 से 3 9 पर भाग दिया हमने 3 आया, और इस 3 से ये 3 कैंसिल। तो अब हमारा बचा कितना हो गया 2 गुणा 3, और इसे सॉल्व करते हैं हमें 10 की पावर 9 तो ये हो गई, 10 की पावर 2 ये 9 और 2 11 यानी प्लस की 11 और माइनस की 14। तो अब हमारे पास प्राप्त हुआ 3 दूनी 6 गुणा 10 की पावर 11 प्लस की और 14 माइनस की है यानी कि 3 न्यूटन। और बल की प्रकृति होगी प्रतिकर्षी, क्योंकि दोनों आवेश अब क्या है धनावेश है। तो बच्चों ये था हमारा न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास में इतना ही। आप ध्यान से इसे पढ़े और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। धन्यवाद।